Welcome to NCERT Complete Cover Series. Useful for all competitive. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनसीईआरटी कंप्लीट कवर सीरीज में, जिसमें आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। और इस सीरीज में जो पहली बार जुड़े हैं उनको बता दें कि इस सीरीज को हम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें भी जीके आती है और वो टीचिंग एग्जाम जिनमें एसएसटी आती है उनको ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को तैयार किया गया है। क्योंकि अगर आप चाहे यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या टीचिंग लाइन में एनवीएस, केवीएस, डीएसएसपी में कोई भी एसएसटी लाइन में टीचर बनने की तैयारी कर रहा हो, या सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो जिस भी एग्जाम में जीके आती है उन सब का बेस होती है एनसीईआरटी। इसीलिए एनसीईआरटी के पूरे निचोड़ को इस कोर्स में शामिल किया गया है। निचोड़ का मतलब है कि इसमें हमने पहले पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इस सीरीज में शामिल किया है। इसके बाद हर चैप्टर के साइड में जो बॉक्स दे रखे होते हैं या कुछ डायग्राम्स या फिर चित्र मानचित्र दे रखे होते हैं, उन सब की जानकारी को क्वेश्चन आंसर के रूप में यहाँ शामिल किया गया है, ताकि आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी से आपका एक भी क्वेश्चन, एक भी कॉन्सेप्ट ना छूटे। तो इसीलिए आप इस कोर्स को ध्यान से देखें और अपने एग्जाम में सफलता पाएं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का। वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 की हिस्ट्री का दूसरा अध्याय, और पाठ का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो बिना देरी किए इसमें हम टू द पॉइंट बात करेंगे और शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें ये जो मैप है ये हमें बताता है कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल के बारे में, जो हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, तब साथ के साथ इस मैप को भी स्टडी करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पाषाण काल किसे कहते हैं? पाषाण काल, जिसे इंग्लिश में स्टोन एज कहते हैं, ये पाषाण शब्द का मतलब होता है पत्थर। मतलब ऐसा काल जब इंसान पत्थरों का यूज़ करते हुए अपना जीवन यापन करता था, उसे पाषाण काल कहते हैं। और इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी इस पॉइंट वाइज नीचे दी गई है। तो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि आरंभिक मानव जो कि वानर से बना था, वो इस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। और शुरुआत में वो पत्थरों से औजार बनाने लगे और कई सालों तक उनका जीवन इसी पत्थरों के औजारों के तरीके से ही चलता रहा। उसी पत्थरों के काल को पाषाण काल कहा गया। अब आते हैं इसके आंसर को देखते हैं पॉइंट वाइज। जिस काल में आरंभिक मानव पत्थर यानी पाषाण के उपयोग से जीवन यापन करते थे, उसे पाषाण काल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग हैं, पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। अब ये तीनों क्या है, ये भी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आगे हम पढ़ेंगे। जैसे कि दूसरा ही क्वेश्चन है हमारा, पुरापाषाण काल किसे कहते हैं? तो टाइम पीरियड इनका आपको याद रखना है, किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। फर्स्ट पॉइंट हमें टाइम पीरियड बताता है। पहला है 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पूर्व तक के काल को पुरापाषाण काल कहते हैं। तो ये टाइम पीरियड ध्यान रखना है कि 20 लाख साल से 12,000 के बीच में जो टाइम था, इसमें पत्थरों का ही यूज़ हुआ, और इसको पुरापाषाण काल यानी पाषाण काल का पहला चरण, अभी हमने ऊपर देखा था पाषाण काल के 3 चरण थे, ये उनमें से पहला है। इसका दूसरा पॉइंट, पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। फिर पहला है आरंभिक या पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल व उत्तर पुरापाषाण काल। मतलब पाषाण काल के 3 स्टेप थे, उनमें पहला था पुरापाषाण। फिर इस पुरापाषाण के भी 3 स्टेप हैं, एक है आरंभिक, दूसरा है मध्य और तीसरा है उत्तर पुरापाषाण काल। फिर इसी का तीसरा पॉइंट है, मानव विकास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। इस चरण में मानव आखेट व संग्रहण पर निर्भर थे। मतलब जो हमने पाषाण काल के 3 हिस्से देखे, एक था पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, तीसरा नवपाषाण। तो उनमें मानव विकास, जैसे इंसान वानर से इंसान बना, उसके विकसित होने की कहानी, उसके पाषाण से औजार बनाने की कहानी, ज़्यादातर जो कहानी है 99% वो इसी पुरापाषाण काल में घटित हुई। उसके बाद थोड़े से बदलाव मध्यपाषाण और कुछ बदलाव नवपाषाण में हुए। मतलब मध्य और नवपाषाण में कम बदलाव हुए, ज़्यादातर 99% कहानी पुरापाषाण में घटित हुई। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल किसे कहते हैं? तो पाषाण काल का ये दूसरा हिस्सा है। इसके टाइम पीरियड को देखो, 12,000 वर्ष पहले से
10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्यपाषाण काल कहते हैं। मेन तो आपको ये टाइम पीरियड ही याद रखना है कि देखो पुरापाषाण में क्या था, 12,000 से फिर हम गए थे 20 लाख, तो 20 लाख से 12,000 तक का टाइम पूरा, फिर 12,000 से 10,000 तक मध्य, और 10,000 से फिर आगे बढ़ेंगे वो हो जाएगा 9। तो इस सीरियल में ही हम चल रहे हैं, इसलिए टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है। मध्य का है 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व। इसका दूसरा पॉइंट, इस काल में गर्मी बढ़ने से पर्यावरण में तेजी से बदलाव उत्पन्न हुए, परिणाम स्वरूप चारागाह व चारे वाले पशु बढ़ने लगे, इसलिए इस चरण में पशुपालन व मछली पालन को बढ़ावा मिला। मतलब इस काल की खासियत ये है कि पर्यावरण के बदलाव के कारण जब बहुत सारे चारागाह बने तो उससे कई सारे चारे वाले पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई और पशुपालन में वृद्धि हुई। मतलब इस काल की एक मेन पहचान है पशुपालन, जबकि उसकी मेन पहचान लास्ट पॉइंट में थी आखेट और खाद्य संग्रहण पुरापाषाण में। आखेट का मतलब शिकार करना और संग्रहण का मतलब भोजन को इकट्ठा करने की प्रक्रिया। तो पुरापाषाण में ज़्यादातर इंसान वही दो काम करते थे, लेकिन मध्यपाषाण में पशुपालन भी शुरू हो गया। तीसरा पॉइंट, इस काल के औजार छोटे होने के कारण इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा गया, जैसे हंसिया व आरी। तो ये जो माइक्रोलिथ शब्द है, ये क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि माइक्रोलिथ किस काल के औजार थे। तो आपको ध्यान रखना है ये मध्यपाषाण काल के थे। इनका साइज छोटा था इसलिए इनको माइक्रोलिथ कहा गया। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। छोटे छोटे क्वेश्चन को हम थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे ताकि कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सकें। फोर्थ है, नवपाषाण काल किसे कहते हैं। तो 10,000 वर्ष पहले से 3,000 वर्ष पूर्व तक के काल को नवपाषाण काल कहते हैं, जो कि हमने अभी टाइम पीरियड में भी देखा था। उसके बाद दूसरा इसका पॉइंट है, इस चरण में कृषि की शुरुआत हुई। तो ये इसकी मेन विशेषता है। जैसे आपको तीनों चरणों में मेन इनकी गतिविधियाँ क्या थी वो ध्यान रखनी है। तो पहले पुरापाषाण काल जिसमें आखेट और खाद्य संग्रहण था, उसके बाद मध्यपाषाण काल जिसकी मुख्य गतिविधि पशुपालन देखी हमने, और अब है नवपाषाण काल, इसकी मुख्य गतिविधि है कृषि। अब आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, पुरास्थल किसे कहते हैं। और इसका आंसर है, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन या इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो सिंपल इसका मतलब है कि आज भी हम इतिहास को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, और अब भी हमें जहां पर कोई पुरानी चीज़, ऐतिहासिक चीज़ मिल जाए तो उस स्थल को पुरास्थल कहते हैं। ये था पांचवा। अब नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन ये है, आखेट व खाद्य संग्राहक एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते रहते थे। तो ये आपके चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट ही एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो खाद्य संग्राहक थे, मतलब आरंभिक मानव जो आदि मानव की तरह जिंदगी जी रहे थे, वो एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे। ऐसा क्यों होता था। तो इसका पहला पॉइंट और पहला कारण यह था कि जब वह एक जगह के फल, पौधे या जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे तो अन्य की खोज में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। मतलब इनका गुजारा हो रहा था फल, पौधे या जानवरों से, और एक जगह पर जब ये इन सबको ख़त्म कर देते थे तो इनकी तलाश में ये दूसरी जगह निकल जाते थे। ये था पहला कारण। दूसरा कारण था कि जब मवेशी चारा का ढूंढने के लिए दूसरी जगह पर जाने लगे तो शिकारी भी उनके पीछे पीछे अन्य जगहों पर पहुंचने लगे। तो ऐसी बात है कि शिकारी पशुओं को मार करके ही अपना गुजारा कर रहे थे। अब पशुओं को एक जगह चारागाह ना मिले तो वो चारागाह ढूंढने के लिए दूसरी जगह जाने लगे, तो पशु दूसरी जगह जाने लगे तो शिकारी भी उनके पीछे पीछे दूसरी जगह जाने लगे। ये था दूसरा कारण। तीसरे पॉइंट में है तीसरा कारण। तीसरा कारण था कि अलग अलग जगहों के पेड़ पौधों में फल फूल लगने का समय अलग अलग होता था, इसलिए मानव उनकी तलाश में अलग अलग समय में अलग अलग स्थान पर घूमते रहते थे। मतलब एक जगह के पेड़ पौधों से इंसान को जब कुछ खाने योग्य चीज़ें मिलती थी तो वो वहीं रुक करके उससे अपना भरण पोषण करते थे, लेकिन जब वहाँ के पेड़ पौधों से फल फूल और अन्य चीज़ें मिलना बंद हो गया तो वो फिर इन्हीं की तलाश में दूसरी जगह पर जाते थे, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग जगह के पेड़ पौधे अलग अलग तरह के फल फूल उगाते थे, तो इस हिसाब से भी उनको दूसरी जगह में जाना पड़ता था। उसके बाद चौथा कारण था कि सूखे मौसम में पानी की तलाश के लिए भी मानव को अन्य स्थानों में जाना पड़ता था। तो पानी की तलाश में
एक जगह पानी ना मिले तो उसकी तलाश में वो दूसरी जगह भी चले जाते थे। ये था चौथा कारण। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, एक मिनट देख लेते हैं इसको। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, आरंभिक मानव ने अपने औजार किन चीज़ों से बनाए? तो इसका आंसर है पत्थर व लकड़ियाँ व हड्डियाँ। इसको व कर लेना। तो अब पत्थर के साथ में लिखा है मुख्यतः और लकड़ियाँ और हड्डियों के साथ लिखा है अन्य। मतलब औजार मुख्य रूप से तो पत्थर से बनाए गए थे, लेकिन अन्य कुछ एक औजार हमें हड्डियों और लकड़ियों से भी बने हुए मिलते हैं। तो मुख्यतः इन पत्थर से बने और लकड़ियों और हड्डियों से भी कुछ थे। उसके बाद नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, आरंभिक मानव औजारों का उपयोग किन कार्यों में करता होगा? तो उस टाइम पर जो हमारे आरंभिक मानवों ने औजार बनाए थे, वो उन औजारों का चित्र भी आप साथ में देख सकते हैं। इस तरह से पत्थरों को काट करके औजार बनाए गए थे। अब वो इस तरह के औजार क्यों बनाते थे, ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। तो इसका पहला पॉइंट है शिकार के लिए वो ऐसे औजार बनाते थे। दूसरा, हड्डियाँ व मांस काटने के लिए, फल फूल काटने के लिए, लकड़ियाँ व पेड़ की छाल काटने के लिए। तो ये सब काम थे जिसके लिए उनको औजारों की ज़रूरत पड़ती थी। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है हमारा, आखेटक व खाद्य संग्राहक जैसे आरंभिक मानव कहाँ निवास करते थे? मतलब आज की जो जगह हैं उसको हमें मैप में पहचानना है कि ये आज के मैप में किन स्थानों पर ये आखेटक मतलब जो शिकारी लोग थे, और खाद्य संग्राहक जो भोजन का संग्रहण मतलब इकट्ठा करके रखते थे। तो कुल मिला के आदि मानव ही थे जो शिकार भी करते थे और भोजन को इकट्ठा भी करके रखते थे। ये कहाँ रहते थे? तो इनके कुछ जगहों के नाम आंसर में दे रखे हैं। पुरापाषाण कालीन स्थलों में तो एक है भीमबेटका और एक है हुंसगी। भीमबेटका जो कि एमपी में है, हुंसगी जो इस टाइम कर्नाटक में है, और तीसरा है कुरनूल गुफाएं जो आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा ये तो थे पुरापाषाण कालीन, मतलब सबसे ज़्यादा जो पुराना हिस्सा था पाषाण काल का उसके हैं ये। उसके बाद इसमें नवपाषाण कालीन के भी कुछ हमें स्थान मिले हैं, जैसे कि नवपाषाण कालीन में है मेहरगढ़ जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, और बुर्जहोम जो कि वर्तमान कश्मीर में है, और कोल्डी हवा जो कि वर्तमान के यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है। इन सबको हमें मैप में भी समझ लेना है। जैसा कि ये सारे दे रखे हैं, इस मैप को आप पहले देखें। कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल जो अभी हमने देखा, बुर्जहोम या मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन, कोल्डी हवा, भीमबेटका पुरापाषाण कालीन में हुंसगी है, कुरनूल की गुफाएं हैं। तो ये सब अभी के वर्तमान भारत के स्थान हैं, लेकिन ये प्राचीन काल में अलग नामों से जाने जाते थे और अब नए स्टेट्स के नाम से जाने जाते हैं। तो लोकेशन आपको इनकी मैप में पता होनी चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है स्कूल लेवल के एग्जाम में। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन, भीमबेटका से क्या मिला है? तो यहाँ से हमें गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। भीमबेटका जो जगह है वहाँ से इसी पुरापाषाण काल की गुफाएं मिली है जहाँ पर लोग रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकारी वाली गुफाएं कहाँ से मिली है? तो इसका आंसर है एमपी व दक्षिणी यूपी से। मध्य प्रदेश और दक्षिणी यूपी के ही इसी क्षेत्र के आसपास हमें चित्रकारी वाली गुफाएं मिली है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, आग की खोज कब व कहाँ हुई? तो पुरापाषाण काल की कुरनूल गुफाओं में यानी आंध्र प्रदेश में जो है, इन्हीं में आग की खोज हुई और पुरापाषाण काल में भी थी। तो ये ध्यान रखना है, आग की खोज पूछा जाता है कब भी? पुरापाषाण काल में। और कहाँ इसके अवशेष मिले हैं भारत में? तो कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश में। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है हमारा, खेती की शुरुआत कैसे हुई? तो खेती की शुरुआत का फर्स्ट पॉइंट है आंसर का, नवपाषाण काल के दौरान गेहूं, जौ व धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे। मतलब पहले तो ये अपने आप ही प्राकृतिक रूप से उगने लगे, इंसान ने इनको नहीं उगाया। फिर आरंभिक मानव ने इन अनाजों को बटोरना शुरू किया होगा। फिर उसके बाद ये अनाज जब इनके पास आया तो इन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। साथ ही वे यह भी सीख गए होंगे कि अनाज कहाँ होते थे व कब पककर तैयार होते थे। फिर यही प्रक्रिया जब कई सालों तक चलती है तो उसको देखते देखते ये सीख जाते हैं कि अनाज किन क्षेत्रों में होते हैं और कब पक जाते हैं। ऐसा करते हुए वे फसल उत्पादन करना सीख गए होंगे। इन्हीं चीज़ों को देखते देखते फिर उनको ये भी आइडिया लग गया होगा कि इस तरह से बीज डालो तो कुछ समय बाद फसल तैयार हो जाती है। फिर उन्होंने ये चीज़ करके देखी होगी और करते करते कई सालों बाद
फिर इस प्रकार खेती की शुरुआत हुई। तो इन चीज़ों को करते करते वो खेती करना सीख गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है हमारा, पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। तो जैसे हमने कृषि का आइडिया लगा करके समझा, अब पशुपालन का देखते हैं। आरंभिक मानव ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर पशुओं को पालतू बनाया होगा मतलब आपको समझना है कि हिस्ट्री की जो बहुत पुरानी चीज़ें हैं, जहाँ आज का मानव था ही नहीं, वो चीज़ हम डायरेक्ट तो प्रूफ के तौर पर कह नहीं सकते। जैसे इस टाइम पर जो पशुपालन कब शुरू हुआ, तो आज के इंसान उस समय पर तो थे नहीं। तो जाहिर सी बात है, इतनी पुरानी हिस्ट्री को अंदाजे से ही बनाया जाता है। अंदाजे का मतलब ये नहीं था कि आम इंसान अंदाज़ा लगाएं। जो हमारे इतिहासकार होते हैं, उनको जो भी अवशेष और जो भी सबूत मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, उन सब चीज़ों को अध्ययन करके जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई हो, उसी के आधार पर हिस्टोरिक पॉइंट्स बनाते हैं वो। और ये वही सारे हिस्टोरिक पॉइंट्स हैं जो हमारे इतिहासकारों ने अपने ज्ञान के आधार पर बनाए हुए हैं। उसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट है, सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया। मतलब पशुपालन स्टार्ट कैसे हुआ, तो उसका तरीका हमने देखा कि पहले तो उन्होंने चारा रख करके पशुओं को पालतू बनाने की कोशिश की, और अब जब पशुपालन स्टार्ट हुआ तो पहला पशु जो पालतू बनाया गया था, जो अब तक हमें जानकारी ज्ञात हुई है, उसमें ये पता चला है कि कुत्ते को सबसे पहले ही पालतू बनाया गया। उसके बाद कुछ और भी पशु थे, जैसे कि हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, थर्ड वाले में। फिर भेड़ बकरी को पालतू बनाया गया। मतलब शुरुआत कुत्ते से हुई, उसके बाद भेड़ बकरी को ज़्यादातर लंबे समय तक बनाया गया, क्योंकि ये दुधारू पशु हैं और ये दैनिक जीवन में बहुत काम आने वाले पशु थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है, बसने की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है। बसने की प्रक्रिया मतलब एक जगह पर टिक करके रहने की प्रक्रिया। तो ये कब स्टार्ट हुई या कैसे, इसके बारे में हमें समझना है। लगभग 12,000 वर्ष पहले आरंभिक मानव द्वारा फसल उत्पादन और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया। ये तो इसकी डेफिनेशन है, इसका अर्थ है कि 12,000 वर्ष पहले जब इंसान ने एक जगह पर टिक करके फसल उत्पादन शुरू कर दिया और पशुओं को यानी जानवरों को पालना शुरू कर दिया, तो वो एक जगह बस गए, इसी को कहा गया बसने की प्रक्रिया। 17वां क्वेश्चन है, आरंभिक मानवों ने किन पौधों और जानवरों को चुना। मतलब पशुपालन के लिए कौन कौन से पौधे चुने और कौन कौन से जानवर चुने, मतलब उनमें क्या विशेषता देख करके उनको चुना। ऐसे पौधे व जानवर जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। मतलब ऐसे पौधे चुने जो जल्दी ख़राब ना हो, और ऐसे जानवर चुने जो जल्दी बीमार नहीं होते हो, उनको ही इन्होंने पौधों और जानवरों को चुना। उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन, आरंभिक मानव ने कृषि के लिए किन पौधों को चुना। तो कृषि के लिए स्पेशली इन्होंने किन पौधों को चुना, जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं ताकि उत्पादन अधिक हो। तो इस तरह के पौधों को चुना। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, आरंभिक मानव ने पशुपालन के लिए किन पशुओं को चुना। तो पशुओं को पालने के लिए स्पेशल किन पशुओं को चुना, जो अहिंसक हो, मतलब हिंसा ना करे। हिंसा का मतलब होता है जो मारकाट करते हैं, वो हिंसा होती है। इन्होंने अहिंसक को चुना जो इस तरह की हिंसा मारकाट ना करे, ताकि मानव को कोई खतरा ना हो। तो जाहिर सी बात है, शेर को तो पालेंगे नहीं। अब शेर को पालने के लिए उसको सिखाना पड़े, जब तक पता नहीं हो कितने आदमियों को ही हजम कर रहा है, तो वो हिंसक है। इसलिए ऐसे पशुओं को नहीं चुना जो अहिंसक हो, जैसे भेड़ है, बकरी है, इनको चुना। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, जंगली व पालतू जानवर में क्या अंतर होता गया। ध्यान रखना, होता गया, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है कि जंगली पालतू में अंतर क्या है। ये क्वेश्चन है कि पहले उन्होंने पशुपालन शुरू किया तो वो पालतू पशु हो गए, और जंगली जानवर भी थे उस टाइम पर, तो इनमें धीरे धीरे एक अंतर होता गया। आपको देखना है क्या अंतर होता गया। आंसर है, जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते गए। मतलब जंगली जानवर जो थे और जो इनके पास पालतू जानवर थे, तो पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते गए। यहाँ पर सींग मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लेना। तो जो पालतू जानवर थे उनके दांत और सींग जो हैं वो जंगलियों से छोटे होते गए और जंगलियों के बड़े थे। इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि जो जंगली जानवर थे वो ज़्यादातर शिकार करते रहते थे, तो उस कारण उनके दांत जो है वो नुकीले होने लग जाते हैं। लेकिन पालतू जो पशु होते हैं वो इतना शिकार नहीं कर पाते, तो उनके दांतों का इतना यूज़ नहीं हो पाता, इसलिए समय के साथ उनके दांत छोटे होते गए।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 21वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है, एक नवीन जीवन शैली स्थायी जीवन की शुरुआत कैसे हुई? स्थायी जीवन की शुरुआत कैसे हुई? पहले था स्थायी जीवन यानी बसने की प्रक्रिया, अब स्थायी जीवन की शुरुआत हुई कैसे? तो आरंभिक मानव जब पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। इस प्रकार स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। अब स्थायी जीवन का मतलब होता है एक जगह पर लंबे समय तक रहने की प्रक्रिया। और पहले जो आरंभिक मानव थे वो एक जगह टिकते ही नहीं थे। जैसे कुछ जगह पर कुछ समय रहे, वहाँ उन्होंने शिकार किया या खेती की, लेकिन फिर कुछ समय बाद वो चले दूसरे स्थान पर, फिर वहाँ से कुछ समय बाद तीसरे में, चौथे में, मतलब पूरी ज़िंदगी घुमंतू तरीके से जीते रहे, एक जगह कभी परमानेंट टिके ही नहीं। तो अब यही क्वेश्चन है कि ये एक जगह टिकने की जो प्रक्रिया है स्थायी जीवन, ये कब और कैसे शुरू हुआ? तो जब पौधे उगाने की प्रक्रिया सीखी इंसानों ने, तो पौधा लगाना, एक दिन में पौधा लगा के बड़ा करके ख़त्म करना, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। पौधा लगाना है तो उसकी देखभाल भी कई मेहनत करनी पड़ेगी, फिर उस फसल को काटना भी पड़ेगा। तो ये सब काम लंबे समय तक चलने वाले हैं। तो इनको करने के लिए इनको एक ही स्थान पर लंबे समय तक जीवन जीना मजबूरी में पड़ा। इसी को कहते हैं स्थायी जीवन की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन और 22वां क्वेश्चन है, आरंभिक मानव अनाज का उपयोग किन रूपों में करते होंगे? ये एनसीईआरटी के साइड में एक बॉक्स में दी गई जानकारी है। ये क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्जाम में, इसलिए यहाँ शामिल किया गया है कि अनाज का उपयोग वो किन रूप में करते थे। तो बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, भंडारण के रूप में, उपहार के रूप में। मतलब बीज से दोबारा फसल उगाने के लिए, खाद्य मतलब खाने के लिए, भंडारण मतलब स्टोरेज करके रखने के लिए, और उपहार मतलब अलग अलग त्योहारों वगैरह में या किसी भी खास जैसे कोई खास प्रोग्राम हो तो ऐसी स्थिति में अन्य लोगों को उपहार देने के लिए भी इनका उपयोग होता था। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है हमारा, गर्तावास से क्या अभिप्राय है? मतलब गर्तावास के बारे में आप क्या जानते हैं? तो गर्तावास क्या है, इस चीज़ को देखो। फर्स्ट पॉइंट है, बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में जगह के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहा गया। मतलब ऐसे घर जो कि गड्ढे में बनाए जाते थे नीचे, उन्हीं को गर्तावास कहा गया। जैसे कि इसके घरों की विशेषताओं को देख लेते हैं हम। दूसरा पॉइंट है, घरों के अंदर बाहर दोनों जगहों पर आग के अवशेष मिले हैं। गर्तावासों से उन्हें ठंड से सुरक्षा मिलती होगी। मतलब जो घर मिले हैं, एक तो उनके अंदर बाहर दोनों जगह आग के अवशेष मिले हैं, ये उनकी विशेषता है। दूसरा, इन्होंने गर्तावास का मतलब होता है ज़मीन के नीचे घर बनाए। तो ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ से उनको ठंड से सुरक्षा मिलती होगी। तो ये कारण हो सकता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन है हमारा, भारत की नवपाषाणकालीन कृषि बस्ती मेहरगढ़ की विशेषताएं बताएं। मेहरगढ़ के बारे में कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मेहरगढ़ के बारे में पूरी जानकारी आपको समझनी है इस आंसर में। फर्स्ट पॉइंट है, मेहरगढ़ वर्तमान पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित एक नवपाषाणकालीन बस्ती थी जहां सबसे पहले कृषि की शुरुआत हुई। तो ये नवपाषाणकालीन बस्ती थी, इसकी मेन विशेषता है कृषि की शुरुआत। दूसरा पॉइंट है, मेहरगढ़ में सर्वप्रथम गेहूं व जौ उत्पादन आरंभ हुआ, बाद में चावल व दाल आहार के मुख्य हिस्सा बन गए। तो ध्यान रखना है, मेहरगढ़ में कृषि की शुरुआत हुई और कृषि में सबसे पहले गेहूं की शुरुआत हुई। तीसरा पॉइंट है इसका, पशुपालन में यहाँ पहले भेड़ बकरी व बाद में सूअर व हिरण को भी पाला जाने लगा। तो पशुपालन स्टार्ट हुआ भेड़ से। फोर्थ पॉइंट है, मेहरगढ़ में चौकोर व आयताकार घर मिले हैं। मतलब जो घर मिले हैं उनका आकार चौकोर था। और पांचवा और लास्ट पॉइंट है, साथ ही यहाँ कब्रों में शवों के साथ सामान भी मिले हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि हो सकता है यहाँ की परंपरा थी कि यहाँ की कब्रों में शव जो रखे जाते थे उनके साथ कुछ सामान भी रखे गए हैं। तो ये थी नवपाषाणकालीन मेहरगढ़ बस्ती। अब आज का लास्ट और 25वां क्वेश्चन है हमारा, तुर्की के एक नवपाषाणकालीन पुरास्थल चातालह्यूक के बारे में आप क्या जानते हैं? ये लास्ट में बॉक्स में एक जानकारी डिस्कस की गई है, तो इसका क्वेश्चन आ सकता है। जैसे क्वेश्चन से ही इसका एक और क्वेश्चन और आंसर बन रहा है कि तुर्की के एक नवपाषाणकालीन स्थल का नाम बताओ। तो चातालह्यूक इसका आंसर रहेगा। इसके बारे में आप क्या जानते हो? तो इसका आंसर ये है, चातालह्यूक जहाँ सीरिया से चमकदार पत्थर,
लाल सागर से कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर से सीपियाँ लाई जाती थी। ये जानकारी वहाँ दी गई है। तो ये भी 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कि चाताल युग में चमकदार पत्थर कहाँ से लाए जाते थे, सीरिया से। कौड़ियाँ कहाँ से लाई जाती थी, लाल सागर से। और सीपियाँ कहाँ से लाई जाती थी, भूमध्य सागर से। तो जो भी पॉइंट पढ़ रहे हैं आपको उसके लिए स्मार्ट माइंड रखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, कोई भी जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। हर एक पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है। तो इसीलिए आपको सारे कॉन्सेप्ट को स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से, ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ना छूटने पाए। तो यहाँ पर आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस चैप्टर को अच्छे से समझने के बाद इसके नोट्स को बना करके फिर इनका रिवीजन करें। इन सारे नोट्स का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का चैप्टर यहाँ ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।